बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ी मझधार में अगर देखें तो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। गो के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और T20 में साबका कप्तानी करने वाले शाहीन शाह आफरीदी जो है अब टीम की क़यादत नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन अब जो टीम सदर रुकनी अनाउंस की गई है उसमें शाहीन शाह आफरीदी तो शामिल ज़रूर हैं, लेकिन अब शाहीन शाह आफरीदी इब्तदाई मैचेस के लिए जो है टीम के साथ नहीं होंगे। ये एक ऐसा सवालिया निशान है जो कि शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी बनने के बाद बहुत सी सवालात को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिर वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुकी है। वो भी आज प्रैक्टिस सेशन में नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर कर रही थी और 18 तारीख से बाकायदा तौर पर वनडे मैचेस का भी आगाज़ हो जाएगा। 3 वनडे मैचेस हैं और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है जो 18 तारीख से बाकायदा पिंडी स्टेडियम में T20 मैचेस का आगाज़ हो जाएगा। इन दोनों सीरीज़ का तो आगाज़ हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से हम बातें कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है टेलीफोन लाइन पर हमारे मीनस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पहले हमने एक कप्तान तब्दील किया और उस कप्तान को हमने एक सीरीज़ के लिए मौका फराहम किया, 4-1 से उसे उस सीरीज़ में शिकस्त हुई और फिर उसे टीम से इन आउट का सिलसिला अब उसके साथ शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर के आने के बाद टीम में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवालों से ये कोई नई चीज नहीं है। हमारी जो मेंटलिटी है, हमारी जो सोच है, हमारे लोगों का जो विजन है वो महदूद विजन है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी मुल्क की टीम के कप्तान के लिए किसी को मुंतखब करते हैं तो फिर आपको एक मार्जिन और प्रोविजन लेके चलना चाहिए और आपको एक प्लानिंग के तहत कम से कम 3 साल या 4 साल के लिए उसको कप्तानी देनी चाहिए। इसलिए कि ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप जो है किसी भी बात पे जज्बाती हो गए, एक आध सीरीज या एक आध मैच में किसी ने खराब परफॉर्मेंस दी तो आपने उसको उठा के बाहर कर दिया, फिर आप ले आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ये जो है गैर संजीदा रवैया है। इस तरह से होना नहीं चाहिए। जो मतलब मुल्कों की टीमें हैं, हमारे मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, उसमें मतलब एक टीम मुंतखब होती है तो उसी तरह से हमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि या तो शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान उस वक्त बनाने जाने का फैसला मतलब गलत था या फिर अब उन्हें हटाए जाने का फैसला गलत है। इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि या तो बाबर आजम को उस वक्त कप्तानी से हटाने का फैसला गलत था या अब उनको अब कप्तान बनाने का फैसला गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके असरात जो है, आफ्टर शॉक जो है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें अब जो आने वाले मैचेस हैं उसमें हमें बजा तौर पे नजर आएंगे। गो कि हमारी दुआएं जाती तौर पर। लेकिन अब रियाज साहब, आप तो जो खबरें आ रही हैं, इब्तिदाई खबरें जो इस टीम के हवाले से आ रही हैं उसमें ये है कि शुरू के मैचेस में शाहीन शाह आफरीदी शायद टीम के साथ 11 रुकनी टीम के साथ मंसूब नहीं होंगे। क्या आप समझते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को रस दिया जाएगा या फिर इख्तलाफात टीम के अंदर ज्यादा बढ़ गए? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये वैसे तो उन्होंने जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने तो यही कहा है कि जो वो जो लोड मैनेजमेंट है हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोड मैनेजमेंट का जो लफ्ज है ये फेस सेविंग के लिए मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है और खुद सिलेक्टर्स भी ये समझते हैं कि देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। जाहिर है जब आप इस तरह की चेंजेस करेंगे तो जो खिलाड़ी होते हैं वो मुतासिर तो होते हैं और कप्तान के लेवल पे जब आप इस तरह का मतलब कोई डिसीजन लेंगे तो उसके मनफी या मस्बत असरात। राजा, मैं बार बार इख्तलाफात की बातें इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी बड़े वाज़े अल्फाज में वो कह चुके हैं कि बहुत से प्लेयर्स जो है बाकायदा खेल पर तवज्जो दें। इख्तलाफात की खबरों पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा बातें होती हुई नजर आती हैं, तो शायद उन्होंने बहुत कुछ वाजे कर दिया इख्तलाफात के हवाले से। हाँ, नहीं, उन्होंने जरूर वाजे किया होगा, लेकिन ये इख्तलाफात तो देखें कम या ज्यादा हमेशा रहे हैं। लेकिन बाज स्पेल और पैचेस में बाज अदवार ऐसे भी आए कि जब आपकी टीम में किसी भी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं थी, आपस में बड़ी हारमोनी थी,
एक दूसरे मतलब तमाम खिलाड़ी जो एक दूसरे के साथ उनका रवैया अच्छा था। लेकिन जब बोर्ड के लेवल पे जब इस तरह का कोई डिसीजन होता है, गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे अच्छे भी डिसीजन लिए, हो सकता है कि ये डिसीजन भी उन्होंने अच्छा ही समझ के लिया हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से शहनशाह अफरीदी को मतलब कप्तानी से हटाया गया है वो अंदाज गलत था। इसमें कोई शक नहीं है शहजादा के मतलब शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए, लेकिन कतई तौर पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक सीरीज के बाद मुल्क की टीम के कप्तान को आप हटा दें। मैं समझता हूं कि ये गलत डिसीजन, जाहिर है इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि गलत है, इसलिए कि जब हमने देखा कि जब उनको फौरी तौर पे हटाया जा रहा था तो उनको एतमाद में भी नहीं लिया जा रहा था। उनको मतलब बोर्ड को यही नहीं पता था सिलेक्टर्स को कि वो किस तरह से शहनशाह अफरीदी को कप्तान से हटाए जाने की बात करेंगे। और जब उन्होंने उनको ये मैसेज दिया कि जी हम कप्तान चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने जब शहनशाह अफरीदी ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि कप्तान जो है वो बैटर होना चाहिए, बॉलर जो है नहीं होना चाहिए। तो भाई बॉलर को इससे पहले क्यों कप्तान बनाया था? बात यह है कि देखें इमाद वसीम के साथ भी बार बाबर आजम के ताल्लुकात इससे पहले सही नहीं रहे, इसी तरह से आमिर के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं रहे। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें बाबर आजम की गलती थी, इसमें दोनों की गलती थी, उधर आमिर की भी गलती थी, इमाद वसीम की भी गलती थी। इसलिए जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं तो आपको बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। तो फिर दूसरी जानिब आप ये देखें कि वहाब रियाज को देख लें या यूसुफ को देख लें, ये वो लोग थे, या मतलब अब्दुल रज़ाक, ये वो लोग थे जिन्होंने जो है बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया था, और अब वही जो है बाबर आजम को लेके आ रहे हैं। तो जब विद इन टीम और विद इन सिलेक्टर जब इस तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा तो वो टीम पे असरअंदाज होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो वर्ल्ड कप है, इसलिए कि ये देखें इस वक्त जो है ना एक थर्ड ग्रेड की टीम आ रही है, बहुत ही कमजोर टीम पाकिस्तान आ रही है, और अगर उस टीम के खिलाफ भी मतलब ये कि अगर हमारी टीम जो है सीरीज ना जीत सके होम ग्राउंड पे, तो मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ी सुस्ती नहीं होगी और इसके साथ जो है वर्ल्ड कप की टीम पे पड़ेंगे। यकीनन हमें ये पता है कि शहनशाह अफरीदी जो है इस वक्त टीम में शामिल नहीं होंगे, और सिलेक्टर्स ने कमोबेश पहले ही ये बता दिया है कि जी चूंकि वर्कलोड मैनेजमेंट है तो उसके तहत हम रोटेशन जो पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी पे तो मजीद और भी बात करेंगे खिलाड़ियों के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब अब हमारे साथ स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है आमिर सरफराज साहब ने, तज्जिया निगार हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं बाकायदा तौर पर जो सिलेक्शन हुई है 17 रुकनी टीम की, आप समझ रहे हैं कि एक अच्छी टीम तश्कील दी गई है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसा लगता है कि टीम ठीक है, लेकिन शायद कप्तान की तब्दीली जो है वो बहुत अच्छा एक फैसला नहीं है, क्योंकि जैसा अभी रियाज भाई ने कहा कि या तो आपका वो फैसला गलत था कि जब उसको कप्तान बनाया गया था, या ये फैसला गलत है कि जो जब उसको हटाया गया है। अगर आप माजी के ऊपर भी नज़र डालें तो आपको ये महसूस होगा कि हम कभी भी हमारी पाकिस्तान की टीमें अगर ऐसी कंडीशंस में खेलने जाएं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका टाइप की हों, तो उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया है, वहाँ से रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। और जिस वक्त ये शहनशाह अफरीदी को वहाँ उस मतलब टूर के लिए कप्तान अनाउंस किया गया, तो खदशात जहन में ये थे कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वो उस एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर जो माजी में भी हमें कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, उसको बुनियाद बनाकर जो है वो उनको कप्तानी से हटा दिया जाए, और फिर मनपसंद जो भी उनकी नज़र में है वो उस शख्स को ला करके दोबारा कप्तान बनाया जाए, और बेसिकली उसको जो उसको जो टारगेट वो मिला कि जी वो कप्तान वर्ल्ड कप के हवाले से बनेगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो ये फैसला है ये इंतहाई गैर मुनासिब है। जहाँ तक खिलाड़ियों की आपने बात की, खिलाड़ी जो हैं मोस्टली जितने भी खिलाड़ी आए हैं या जिन्होंने कम बैक किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दी है, उनकी कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो खिलाड़ी कुछ वापस आए हैं, और कुछ लोगों ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी फिटनेस से, अपनी फील्डिंग से जो है वो शायद सेलेक्टर्स के दिलों में जगह बनाई है जो वहाँ पर दो प्लेयर्स के हवाले से। आमिर साहब अगर हम बात करें आमिर के हवाले से, हम आपसे काफ़ी इख्तलाफात रहे, बड़े बयानबाजी बाबर आजम के हवाले से, और दोनों ने एक दूसरे पे करते हुए दिखाई दिए हैं। आप समझते हैं एक टीम में अब एक प्लेटफॉर्म पर दोनों खेल रहे होंगे, तो इन सारे इख्तलाफात को भूल कर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि लोग पाकिस्तान का सोचें, अपने इनफरादी जो मामलात हैं उसको पीछे या पसे पुश डाल दें। लेकिन नेचुरली आप कुछ भी कर लें, जब एक दफ़ा रिफ्ट डेवलप हो जाए ना तो उसके बाद इतना आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए होता है कि जो जा कर के चीज़ों को दरगुजर करें और अपनी क्रिकेट पे अपने जो उनके रोल्स हैं उसके ऊपर वो फोकस करें। तो मैं और आप हम मिल के दुआ कर सकते हैं कि ये जो यानी
इख्तलाफात माजी में रहे क्योंकि हैं। बाज दफा हमने देखे कि काफी सीनियर प्लेयर्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते तो बहुत 1999 का वर्ल्ड कप देखना है, काफी स्ट्रांग टीम थी पाकिस्तान की, लेकिन वहां परफॉर्मेंस नहीं हुई इस टीम के अंदर। देखें, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। माजी में जिस तरह आपने यहाँ की मिसाल दी, इंडिया के अंदर भी धोनी के अंडर में 4-4 सीनियर कप्तानों ने खेला और अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन इशू जो है ना वो ये है कि आया वो जो माजी के जो कप्तान हैं वो किसी तनाज़े का शिकार थे या किसी पॉलिसी का हिस्सा थे कि चलें आपकी मौजूदगी में एक यंग कैप्टन जो है वो ग्रूम करेगा रादर, और ग्रूम करके उसको आगे पॉलिश करके वो उनके मुल्क की खिदमत करेगा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि हमारे यहाँ पर्सनल रिफ्ट है, और उस पर्सनल रिफ्ट की वजह से खुदा ना खास्ता खदशात यही हैं कि वो कुछ खदशात यानी नुकसान पहुँचे, और अगर इनफरादी तौर पे कप्तान अगर किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुँचाएगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो होगा वो सफरर होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। रियाजुद्दीन साहब है, क्योंकि गैर फाल है टेक्निकल कमेटी भी अब जो बाकायदा तौर पर हटा दी गई है, जिसके बाकायदा तौर पर ज़का अशरफ ने मिसबाहुल हक और जुनैद जिया को बनाया था। आप समझ रहे हैं कि सीनियर्स के साथ आप बर्ताव अगर अच्छा नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने जूनियर के ऐसे ही आते रहेंगे? देखें, ये तो बिल्कुल जिंदगी का उसूल है, माशरे का उसूल है कि जब आप मतलब किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। आप उसको जितना ज्यादा मतलब कि बेहतर तरीके से लेके चलेंगे अपने जूनियर्स को तो वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन हमने माजी में देखा कि हमारे कोचेस जो थे उन्होंने मतलब जब वो पर्सनल हो जाते हैं ना तो वो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि जाती मफादात को सामने ले आते हैं और कौमी मफादात को जो है वो पसे पुश डाल देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमें जो है एक मतलब इंटरनेशनली विजनरी मतलब हमें लोगों की जरूरत है जो मतलब हमारे मतलब क्रिकेट बोर्ड में हो। इसलिए कि देखें, क्रिकेट जो है प्रोफेशनल खेल है। बाज जो खेल होते हैं एमेचर होते हैं, वो एक अलग उनका तरीकाकार होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल खेल है उसमें मतलब अप्रोच भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। इंटरनेशनली आपका विजनरी लोग होने चाहिए जो कम से कम चीजों को समझते हो। इसलिए कि अब जो आपका कंपटीशन है वो आपका देखें ना, इंडिया जैसे मुल्क से कंपटीशन है, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब वेस्ट इंडीज से, न्यूजीलैंड से, बड़ी बड़ी टीमें, और उनके रिजल्ट भी आप देखें कि बड़े पॉजिटिव में। अगर आप देखें पूरा उठा के, तो मैं ही समझता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी आप तो जब जाते हैं तो आपकी से इसलिए नहीं होती, उन्हें पता है कि यार इनका 2-3 महीने बाद तो आईसीसी वो चेयरमैन चेंज हो जाता है। तो जो आप अपनी जो चीजें मनवाना चाहते हैं या आप अपने हिसाब से जो चीजें लेके चलना चाहते हैं वो चीजें नहीं होती। और आप देखें कि उसका रिफ्लेक्शन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद आप ये देखें कि जो आपने कहा कि वो टेक्निकल या जो भी कमेटी बनाई उसको खत्म कर दिया। तो जब तक आप मतलब एक प्लान के तहत, सिस्टम के तहत नहीं चलेंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। और हमने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहां बहुत अच्छे फैसले हैं वहां हमने हमेशा ये देखा है कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो एडॉकिज्म पे चलता रहा है, एडॉक बेसिस पे चलता रहा है। एडॉकिज्म पे आप बात कर रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि इस वक्त बड़ा मसला पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी का भी चल रहा है, रियाज साहब है। और इस वक्त अगर हम देखें तो 2 फेडरेशनें हो गई हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी यही सूरत-ए-हाल कभी आए। लेकिन हॉकी का जो हमारा कौमी खेल का हाल है, आप समझ रहे हैं इस वक्त 2 फेडरेशनें जिस तरह काम कर रही हैं, और बाकायदा तौर पर आज से अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए जो है कराची में कैंप भी लग गया है, जहां 33 खिलाड़ी बाकायदा तौर पर यहां पर मौजूद थे। अयाज महमूद हेड कोच के फराइज अंजाम दे रहे थे यहां पर। और फिर 2 दिन के बाद 16 अप्रैल को बाकायदा तौर पर लाहौर में भी कैंप लग जाएगा। और जो दूसरी फेडरेशन है तारिक और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब है वो कैंप लगा रहे हैं, वहां पर 57 प्लेयर्स ने शिरकत करनी है। आप समझते हैं इन दोनों मामलात में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा? देखें, यही तो रोना है। पाकिस्तान हॉकी जो है अभी तक बची हुई थी और 75 सालों में मतलब गो के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है नंबर 1 से नंबर 18 तक आ गई। लेकिन कम से कम कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 फेडरेशन बनी हो। और अब हमें हॉकी में भी वो दिन देखना था, मतलब एक ऐसे मुल्क की टीम जो 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स, सैकड़ों की तादाद में टेस्ट सीरीज जीत चुकी है, वो टीम जो है आज, और जिसने वर्ल्ड कप मुतारिफ कराया दुनिया में हॉकी में, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी मुतारिफ कराई, वो मुल्क की आज 2 फेडरेशन है। और आप ये देखें कि जिस तरह से ये जग हसाई का सबब बन रही दुनिया में, अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पाकिस्तानी तैयब इकराम ना होते तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया की लॉबी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे बाकायदा बैंड लग जाता पाकिस्तान हॉकी पे 8-8, 10-10 साल का। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि मतलब हर चीज जो है टाइम भी थोड़ा सा इन्होंने देखने की कोशिश की। और आज जो शहजादा
सबसे जो पॉजिटिव बात आई है वो ये देखने में आई है कि जो मतलब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की जो मैनेजमेंट है, जो कमेटी है, उनका बाकायदा मतलब जो शैला रजा साहिबा हैं जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की और सेक्रेटरी हैदर हुसैन, तो इनकी फेडरेशन को जो है उन्होंने बाकायदा खत लिखा है। और एक जो मस्बत बात सामने आई है, गो के इस वक्त दो फेडरेशन है और दोनों फेडरेशन जो है अपने अपने हक में अपने आईनी होने की दलील दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी और पॉजिटिव आज की तारीख में ये बात है कि जिन 35 खिलाड़ियों का कैंप अनाउंस किया था शैला रजा वाली मतलब फेडरेशन ने, उसके 33 खिलाड़ियों जो है आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि मतलब जितने भी खिलाड़ी जिनको उन्होंने बुलाया था वो खिलाड़ी इस कैंप में आ गए हैं। तो इसका मतलब यह कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन और खुद अजलान शाह हॉकी जो मतलब करा रहे हैं अजलान शाह सॉरी मलेशियन हॉकी फेडरेशन, तो इसका मतलब यह है कि उन तीनों ने जो है रिकॉग्नाइज किया है और यहाँ से जो है 33 खिलाड़ियों का आना इस बात की निशानदेही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी कि ये जो पॉलिटिक्स है यहाँ खत्म नहीं होगी, ये भी चलती रहेगी और देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने रोल किया है हॉकी में, तो इन दोनों पार्टीज को समझना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरत तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म जो इसके पैटर्न इन चीफ है उनको चाहिए था कि उनको स्टेप लेना चाहिए। जरूर अच्छी बात आपने कही है और आमिर साहब से भी इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि आज से कैंप स्टार्ट हो गया है और ये कराची में अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पे जो है इसका कैंप का आगाज हुआ है। 33 खिलाड़ी आज बाकायदा तौर पर अनाउंस किया और 33 के 33 खिलाड़ी आज कैंप में मौजूद थे। और लेकिन दो फेडरेशन जरूर है। अब देखते हैं कि 16 तारीख को जिस लाहौर में जो कैंप लगना उस हवाले से भी बातें होंगी काफी। देखिए मेरे ख्याल में अब जो हमारा टूर है वो एक अजलान शाह का सामने हमारे है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप या रियाज भाई 4 मई से 11 मई तक अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेला जाना है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीम मुंह उठाकर चली जाएगी जी हम पाकिस्तान या किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ पर सर्टेन फीस होती है, वो फीस गई होगी और उसके अलावा उनकी जो भी एक फॉर्म्स कुछ सबमिट होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है, वीज़ा प्रोसेस है। तो देखना ये होगा कि किस फेडरेशन ने अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फेडरेशन वहाँ जाएं, दोनों को वो इनवाइट करें, दोनों को वो इनविटेशन लेटर भेजें, दोनों की वो रकमें ले लें और उसके बाद दोनों को वहाँ पे खेलने का मौका दें। तो जिस एसोसिएशन को भी मेरे पार्ट के ऊपर ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है शैला रजा तो खैर एक पॉलिटिकल फिगर होने की वजह से वो इस एसोसिएशन का हिस्सा बनी है। तो दूसरी तरह की तो आप देखें तारिक बुखरी साहब है वो भी सियासी बेस पर हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक मेन रोल प्ले किया है या जो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, चाहे कोई उसको पसंद करे या ना करे, वो हैदर हुसैन का है। बिल्कुल, मतलब बीइंग ए फॉर्मर हॉकी प्लेयर और बीइंग ए फॉर्मर ओहदेदार आप कह लीजिए कि जो भी वो रहा है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और सफाज साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, आप सफाज साहब कंप्लीट कर लें प्लीज। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मेरा जो यानी विजन है वो जरा सा कम है और मैं आप जैसा माहिर नहीं हूं हॉकी का। नहीं मोहब्बत आपकी। अभी जो बात हो रही थी ना कि शैला रजा साहिबा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, नो डाउट वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनका जरूर है, जाहिर एक पार्टी से उनका ताल्लुक है और वो पार्टी रोल भी कर रही है। लेकिन शैला रजा साहिबा जो है 2016 से न सिर्फ कराची हॉकी एसोसिएशन सिंध वुमेन हॉकी की भी चेयरपर्सन है जी, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में किसी न किसी हैसियत में 2016 से वो जो है इन्वॉल्व में। इसका मतलब ये है कि वो हॉकी को खासी बेहतर अंदाज से समझती हैं। और चूंकि मैं कमोबेश सारे प्रोग्राम मैंने हॉकी के कंडक्ट किए हैं, चाहे वो कराची हॉकी के हों या सिंध हॉकी के हों, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं तो वो वहां पे आती रही हैं, मैं उनको सुनता रहा हूँ। पॉलिटिकल मतलब उनके इन्वॉल्वमेंट से कतई नजर मैं ये समझता हूँ कि हॉकी की जो पॉलिटिकल मतलब फिगर है वो तो खैर अपनी पार्टी का मौके जैसे अच्छे अंदाज से बयान करती हैं मुख्तलिफ टॉक शोज में, वो तो जाहिर है उनका है, उन्हें करना चाहिए। हो सकता है मतलब सियासी तौर पर बाद लोगों को उससे इख्तलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक खेल की बात है तो मैं ये समझता हूँ, और हॉकी की बात है तो वो हॉकी में 2016 से इन्वॉल्व में और बहुत सारी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है। जहां तक बुख्ती साहब का ताल्लुक है तो उनको जो निगरां वजीर आजम थे उन्होंने 31 जनवरी को जो बैनुल-सूबाई वजारत होती है उसका एक नोटिफिकेशन आया था, उसके जरिए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन हैदर हुसैन की जो फेडरेशन है वो ये कहती है कि उन्होंने कांग्रेस से जो मतलब कॉन्फिडेंस का वोट लेना था वो नहीं लिया, जबकि जाहिर है उनकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो आइन है उसकी कोई शिक है उसका वो हवाला देते हैं कि उसके तहत जो है वो जस्टिफाई करते हैं। इधर से मतलब जाहिर है हैदर हुसैन भी करते हैं। लेकिन अब जो है ये मरहला जो है ये पॉलिटिक्स का दूसरे मरहले में दाखिल हो गया, इसलिए कि जिस
मतलब इस टूर्नामेंट में जिस फेडरेशन की भी टीम आएगी जाएगी वहां पे अजलान शाह में, इसका मतलब है कि वही फेडरेशन जो है एशियन हॉकी फेडरेशन और फर्दर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो पहले ही रिकग्नाइज कर रही है और मजीद ये चीज पुख्ता हो जाएगी। और एक जो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम को इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं शायद वो उधर मसरूफ थे तो उसकी वजह से इस पर तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद वो इस पर तवज्जो देंगे, लेकिन सेनेट के इंतखाबात जो है वो भी अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए कि केपीपी के मसाले हैं तो जाहिर है वो मसरूफ है, नहीं ले सके। लेकिन ये एक बात अच्छी हुई है कि कराची की जो फेडरेशन है जिसने 35 या 33 खिलाड़ियों को अनाउंस किया था, वो सारे खिलाड़ी जो है यहाँ कैंप में आ गए हैं। और खिलाड़ी जो थे यकीनन उनके लिए बड़ा सख्त मरहला होता है कि वो किस तरफ जाएं, तो उस खिलाड़ियों ने जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स पे छोड़ दिया था कि उनका डिपार्टमेंट जिधर कहेगा वो उसी फेडरेशन के कैंप में जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जो मुख्तलिफ इदारे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज को बेहतर समझा कि वो शैला रजा या हैदर हुसैन की फेडरेशन की तरफ जाए। तो इसका मतलब ये कि वो इदारे भी ये समझते होंगे, उनको भी इतनी नोआउ या मतलब वो मिल गई होगी कंफर्मेशन कि ये फेडरेशन जो है सही काम कर रही है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। चलो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है रियाज साहब, लेकिन एक फायदा जरूर होगा, कौमी खेल हॉकी के लिए टफ कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, खासकर खिलाड़ियों के अंदर भी होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 33 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की है तो दूसरी जान में 57 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट करनी है लाहौर पे, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी खिलाड़ियों के दरमियान जंग जारी रहेगी। नहीं, लेकिन शहजादा उसमें देखना ये होगा कि वो खिलाड़ी जो मतलब पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होते रहे हैं, अगर वही सारे खिलाड़ी अगर इस कैंप में आते हैं या वो उस कैंप में जाते हैं तो वो तो फिर बाद में डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो खिलाड़ी मतलब इससे कबल पाकिस्तान की टीम में रहे हैं 11 में या 16 में, अगर उनमें से ज्यादा तादाद जो है इधर इस कैंप में आ जाती है तो यही मतलब इसी को रिकग्नाइज किया जाएगा। और वो खिलाड़ी जिनको उन्होंने ऐलान किया था अब वो यहाँ आ गए हैं तो जाहिर है वहां कैसे जा सकेंगे 16 तारीख को, वो तो जिन्होंने यहाँ कैंप में रिपोर्ट। चलें इसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आमिर सरफराज साहब से भी बात कर लेते हैं इन्हीं खिलाड़ियों के हवाले से। अगर हम देखेंगे तो खिलाड़ियों में भी एक जंग शुरू होती हुई दिखाई देगी आमिर सरफराज साहब, क्योंकि अगर यहाँ पर खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किए तो दूसरी जानिब वहाँ पर भी खिलाड़ियों ने रिपोर्ट करनी है और तमाम ही डिपार्टमेंट के प्लेयर्स शामिल हैं इसके अंदर। यकीनी तौर पे अगर जिस तरह रियाज भाई ने बताया कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अगर कराची आके ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि हैदर हुसैन और शैला रजा का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी है। और जो बैकग्राउंड अभी शेयर किया उसका मतलब यह है कि 8 साल का एक्सपोजर उनकी मोहब्बत का इजहार करते हैं जो वो हॉकी के साथ मुंसलिक रही हैं। तो शैला रजा जो है वो एक उनके लिए एक अच्छी मतलब ये न्यूज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन काश के ये हेल्दी रहे, ये ज़ाती रंजिशों और दूसरी तरफ ना चला जाए। इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि अगर आप फिर वही बात जैसे हम क्रिकेट में अभी डर का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे क्रिकेट में सियासत हुई थी अहमद वसीम और बाबर की, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल कोट करूँगा। एक्चुअली सरफराज के बाद जो सबसे ज़्यादा चांसेस कप्तान बनने के थे वो अहमद वसीम के थे। और अहमद वसीम को जो है वो नाम सही ले रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही। तो वो जो अहमद वसीम है उनको एक साजिश के तहत जो है वो टीम से बाहर करके और पैराशूट के जरिए बाबर को कप्तान बनाया गया था, जो डिजर्विंग नहीं था एट दैट टाइम। क्रिकेटर वो बहुत बड़ा था, पाकिस्तान की तारीख के जो बेहतरीन बैट्समैन गुजरे हैं, ही इज वन ऑफ देम। लेकिन उससे पहले शायद उन्होंने क्लब क्रिकेट में भी क़यादत नहीं की थी, वो नाजायज हुआ था। सरफराज के साथ एक्सपीरियंस तो हो गया था ना सरफराज साहब, तकरीबन 3 साल का अरसा उन्होंने कप्तानी की, फिर हटाया आपने उस वक्त नाजायज लाए थे और फिर नाजायज हटाया। फिर जो शाहीन अफरीदी वाली बात हुई, उसको जिस तरह रियाज भाई ने कहा उसको मौका देना चाहिए था। आप 4 साल नहीं देते, 4 सीरीज तो देते, आप डिफरेंट कंडीशंस तो देते। अब ये तो 3rd रेट की हमारे पास न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए आ रही है, उसके खिलाफ तो 99.99% आप अपनी कंडीशन में मतलब वाइट वॉश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं रिजल्ट को बुनियाद बना करके आगे लेके चलें तो शायद शाहीन को मौका मिलता, तो वो शाहीन को मौका मिलता। इस पे एक चीज और है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने भी बहुत सी चीजें वाजे की हैं रियाजुद्दीन साहब, और अगर हम देखें तो रोटेशन पॉलिसी की बात हो रही है तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है खिलाड़ियों के साथ साथ हम कप्तान को भी तब्दील कर जो है मौका फराहम करेंगे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ। जी बिल्कुल शहजादा, बिल्कुल करना चाहिए, कोई अचंभे की बात नहीं है। आप ये देखें कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड वाले अपने कप्तान को बैठा देते हैं। वो ये देखते हैं कि उनका अगला मैच किस टीम से और उनके कौन से स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और हमारे कौन से हैं। अगर वो थोड़ी सी भी खामी महसूस करते हैं अपने किसी कप्तान में तो वो उसको बैठा देते हैं। ये मसाइल जो है ना, ये
आना परस्ती जो है सिर्फ हमारी पाकिस्तान की टीम में होती है कि कप्तान चाहे अगर लंगड़ा भी है, लूला भी है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहा क्योंकि वो कप्तान है तो वो खेलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा दकियानूसी कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी रोटेशन जो पॉलिसी है या जो इस तरह से रोटेट करते हैं, तो अगर आप किसी मैच में कप्तान को भी बैठा दें तो ये कल्चर होना चाहिए। तो कप्तान की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन ये कि सामने वाली अपोनेंट टीम को देख के, उसकी लास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप अपने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं होता कि आप कप्तान को जो है खिलाएं, उसको जो है किसी सूरत में ना हटाएं। तो ये मतलब अगर ऐसा होगा तो ये एक अच्छी बात होगी, ये कोई बुरी बात नहीं है। और इस कल्चर को ही हमें फरोग देना चाहिए। जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल मतलब एक टीम में रखना चाहिए। और ये टीम जो है ना, देखें शहजादा, ये जो टीम 17 रुकनी ऐलान हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि सारे ही डिजर्व रिंग जो प्लेयर थे वो कमोबेश टीम में, और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जिसके मुतालिक एक खिलाड़ी के हवाले से तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, वो है सऊद शकील, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग 9 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो प्लेयर है ना ही रिजर्व में है ना ही 17 रुकनी स्क्वाड में। हाँ नहीं, ये तो मतलब ये कि ये ज्यादती वाली बात है। और मेरे ख्याल से सऊद शकील है और उसके अलावा तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसे आप ये कह सकें। तो देखें शहजादा, जहां तक देखिए थोड़ा सा माजी में आपने किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी की है तो वो शाहनवाज धानी थे। आप शाहनवाज धानी को भी थोड़ा सा मौका मजीद आप फराहम कर सकते थे। शाहनवाज धानी के साथ तो इब्तदाई में जुल्म हो गया, जब वो मतलब 2017 या 18 में जब उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसको उसके बाद ही फौरन मौका देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक माइंडसेट है जो सिलेक्टर्स का कह लें, चाहे वो कोई भी लोग कह लें, उनकी लॉबीज होती हैं, वो इस तरह से मतलब एक्ट करते हैं कि वो अंदर मतलब पेनिट्रेट कर जाते हैं कि वो जो है जैसे कोई चीज इन्फ्यूज हो जाती है ना, तो वो मतलब हो जाती है सिलेक्टर के अंदर। वो ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को नहीं लेते। या जाहिर है शाहनवाज धानी जिस वक्त नहीं दी उसने परफॉर्मेंस दी, उस वक्त उसकी कोई लगता है ऐसा था कि उसकी कोई बैक मजबूत नहीं है, उसकी कोई से नहीं है, तो उससे फायदा उठाते हुए जनाब उन्होंने उसको बाहर किया। लेकिन जब तक वो दिल बर्दाश्त हो चुका था, उस वक्त तक उसकी जो सोर्स या लोग उसके लिए कहने के लिए आए, तो उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। इसी पे आमिर सरफराज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आमिर साहब। देखिए मैं 100% एग्री करूंगा, और ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की टीम का और हमारे यहाँ जो स्पोर्टिंग कल्चर है उसके अंदर, कि प्लेयर को बनाने का पूरा जो निज़ाम या सिस्टम हमने बनाया हुआ है वो या तो सिलेक्टर्स और कोचेस के हाथ में है और उसके बाद कप्तान के हाथ में। ये जिसको चाहते हैं प्लेयर बना देते हैं, जिसको चाहते हैं उसका कैरियर खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की इस वक्त रियाज भाई ने कि शाहनवाज धानी जो है वो थॉरली डिजर्व करता था जब उसने परफॉर्मेंस दी, जब उसका पीक था। और उसके बाद जो है जनाब अली आपने उसको ऐसे वक्त पे खिलाया और जब वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में जा चुका था, मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड भी उसको लेके डूबा है। और आपने रिसेंट पास में देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह माजी में अगर देखें उमर अकमल थे, अहमद शहजाद थे, जो कितना बड़ा टैलेंट थे। आप इसी तरह से इस कल्चर के हवाले से मैं आपको बात करूं कि हमारे यहाँ कोई सिक्योर नहीं है। वसीम अकरम की एक मैं मिसाल सुन रहा था कि एक मैच के अंदर वसीम अकरम ने कहा कि जी मुझे एक सीरीज में कि 2 से 3 मैचों के लिए मैं रेस्ट करूंगा। मोहम्मद शमी को जो है मौका दिया गया, मोहम्मद शमी ने उस मैच में हैट्रिक कर दी, तो अगले मैच में वसीम अकरम किट करके आ गए कि जी मैं खेलूंगा। तो डेफिनेटली कहाँ वसीम अकरम और कहाँ मोहम्मद शमी। वसीम अकरम जैसे प्लेयर को इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि अगर उसने दोबारा जगह आपने दी है तो उनकी जगह को पूरा कर। तो ये इस इनसिक्योरिटी की वजह से, और जो ऊपर से जो डोरियां हिलाई जा रही होती हैं और पपेट्स के जरिए जो शो चलाया जा रहा होता है, जिसका उनको जाती तौर पे तो सिलेक्टर्स, कोच और कप्तान को फायदा हो रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होता है। ये एक मिसाल नहीं है, सैकड़ों मिसालें हैं। ठीक है, अभी ताजा मिसाल आपके सामने एहसान उल्लाह फास्ट बॉलर है, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग 8 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर टीम के साथ वो गए, वहां थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर उनके साथ इंजरी प्रॉब्लम आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त अखराजात उनके बर्दाश्त नहीं किए। फिर मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं उन्होंने, अली तरीन ने बाकायदा तौर पर इंग्लैंड उन्हें भेजा इलाज के लिए। तो इलाज के मामलात में भी पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। देखिए वो एक ऐसा टैलेंट था, वो एक ऐसा बॉलर था कि जिसको आप कह सकते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग था एहसानुल्लाह। अब मुझे नहीं पता कि वो इंजरी के बाद जब वापस आएगा तो उसका मतलब रिदम किस तरह रहेगी, क्या इंपैक्ट होगा और वो कितना टाइम लेगा दोबारा अपने रिदम में आने के लिए। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि उस जैसे बॉलर को हमने, चाहे वो लोड मैनेजमेंट का नाम हो या कोई मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, या प्रॉपर गाइडेंस ना दे के जो है समझ लें कि जो उसका जो पीक था ना उससे उसको आप पीछे लेके चले गए और अभी उसने बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ आगे जाना था। तो यहाँ जो है ना, यही जो सियासत, डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना, आपने अभी सरफराज की बात हो रही थी, 3.5 साल उसके जाया कर दिए और 3.5 साल सिर्फ एक उसकी नाफरमानी में, बार बार ये बात करता हूँ कि वह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर के कर दिए। जब उसकी क्रिकेट खत्म हो गई तो अब उसको वापस लाया गया और ला के फिर उसके बाद जाहिर है अब कुछ नहीं बचा उसके लिए।
नोबडी इज गोइंग टू। नहीं, अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो, सब कुछ है, कम सब बैक कुछ है। करना देखिए, जानता है, और जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैचेस में कम बैक किया, हाईएस्ट स्कोर सारी रहा बातें सही उनका। हैं, लेकिन फिर भी जो पीक उसके टाइम था, जो 3.5 साल उसके जाया करके उसको बहुत पीछे भेज दिया, धकेल दिया। वरना आज वो मेरे ख्याल में स्टैट्स वाइज पाकिस्तान का सबसे अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान के किसी कप्तान ने 11 T20 सीरीज नहीं जिताई, वो सरफराज के नाम पे रहा। बैट्समैन भी वो नंबर 1 बन चुका होता, वो के रिगार्ड करते हैं लोग। अच्छा, इसी तरह से अगर आप अभी सऊद शकील की बात चली थी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक इस वक्त पॉइंट आउट किया नाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशू ये है, आप उसको खिलाएंगे किस जगह पे? अगर उसको जो उसने अभी T20 के हवाले से परफॉर्मेंस दी है, तो वो टॉप ऑर्डर एज ए बैट्समैन की, जब एज ए टॉप ऑर्डर बैटर उसने परफॉर्म किया है, तो आप उस्मान खान को कहां लेके जाएंगे, आप साइम अय्यूब को किधर खिलाएंगे, और फिर जो दो जबरदस्ती को आप कहां ले जाएंगे किधर है, और जो दो जबरदस्ती के टॉप ऑर्डर बैट्समैन बने हुए बाबर और रिजवान, गो के उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आया जिस वक्त उनको जबरदस्ती का ओपनर बनाया गया, तो क्या वो डिजर्व करते थे? मैं आज भी कहता हूं कि आज भी वो 3 और 4 पे बैटिंग करें तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इनफरादी कारकर्दगी के भी। रियाज साहब, सऊद शकील पे बात कर रहे थे, क्या कहेंगे सऊद शकील के हवाले से आप? वही जो अभी आमिर सरफराज साहब ने कहा है कि आप खिलाएंगे किस जगह, आप तो सऊद शकील की आपने सही पॉइंट आउट किया और बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, उसके साथ यकीनन जाती है, और ये जातियां जो है कोई नई नहीं है, इससे कबल मतलब है कि कमोवेश बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हो चुकी हैं, उनके नाम भी लिए जा सकते हैं। अब आप देखें ना, आमिर जमाल का नाम कहाँ है? आमिर जमाल तो बैट्समैन ही बेहतरीन खेल रहा था, और उसकी मतलब है कि बॉलिंग फिगर्स जो थी वो भी मतलब है कि काफी अच्छी थी, वो भी नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह मतलब टीमें अनाउंस होती असल में रियाज साहब ऐसा लगता है कि होम सीरीज के अंदर हम ज्यादा स्पिनर्स पर तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स कुछ खातिर खा कारकर्दगी दिखा देंगे, शादाब टीम के साथ होंगे, उसामा टीम के साथ होंगे, फिर अगर हम बात कर लें तो साइम अय्यूब भी बॉल करते हैं, अहमद वसीम भी बॉल करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी रेंज है हमारे पास स्पिनर्स की। ज्यादा रेंज तो है, लेकिन आप उसका क्या कहेंगे जो हम अपनी विकटें हैं, अब आप मतलब ये स्पिनर को खिला लें, लेकिन उनके बेचारों के लिए विकटें नहीं होती। आपको याद है कि जो पिंडी की विकेट थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आई थी, तो उसका क्या हाल हुआ था? आईसीसी ने डी मेरिट पॉइंट अवार्ड किया था वहां पे उसको, तो हम तो विकटें ही अभी नहीं बना पा रहे हैं। आप ये देखें कि जब रमीज राजा साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस जो है वो मंगवाएंगे। इससे कबल भी जितने बोर्ड के सरबर आते रहे वो कहते थे कि जी हम ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगाएंगे, ड्रॉप इन पिचेस जो तो नई टेक्नोलॉजी थी, वो मट्टी भी नहीं आ सकी। और अब आप ये देखें कि आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नेशनल स्टेडियम में, जो पीएसएल के फाइनल के रोज जो हुई थी, पीएसएल सीजन 9 के फाइनल के रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल स्टेडियम में, उसमें उन्होंने मतलब कहा कि हम जो है ऑस्ट्रेलिया की भी मट्टी मंगाएंगे, न्यूजीलैंड की भी, इंग्लैंड की। तो अभी तक जितने भी मतलब चेयरमैन आते हैं वो हमें विकटों का जो है वो जरूर मतलब बताते हैं, लेकिन अभी तक इन 75 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बाहर की जो जब हमारी टीमें बाहर जाती हैं, जैसे कि अभी आमिर सरफराज साहब भी कह रहे थे कि वहां हमारी परफॉर्मेंस जो है सब स्टैंडर्ड होती है। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर है हम उनकी उन विकटों में और उन कंडीशंस में खेलने के आदी नहीं होते, और हमने कभी भी संजीदा कोशिशें नहीं की कि कम से कम वहां जैसी विकटों को बनाए और अपने जो है हमारे बॉलर्स और बैट्समैनों को उसके लिए तैयार करें। बस एक रिवायती मतलब सिस्टम चल रहा है, टूर पे जाते हैं, 15 दिन 20 दिन पहले चले जाते हैं, उतने ही पैसा खर्च करते हैं। अगर उतने ही पैसे की आप मट्टी मंगा लें और अपनी पिचें बना लें तो वो आप यहाँ कैंप लगा दें। तो मैं समझता हूँ कि ये सब एडॉक पे काम चल रहा है, और जो भी बोर्ड आता है, चेयरमैन आता है, चले हर चीज को अब एडॉक पे लेके चले जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि एडॉक लगे। और रियाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम कम है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छा आप तजिया कर रहे थे। आमिर सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।